जय हिंद दोस्तों। टुडे वी हैव अक्षित शर्मा जिन्होंने 2 टाइम्स कंसेक्यूटिवली रिकमेंडेशन हासिल किया, 1 फॉर एफकैट एंड 1 फॉर ओटी। तो आज वो अपना एसएसबी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। कुछ मिनट के लिए हम एसएसबी के बारे में बात करेंगे, क्या इनको लगता है एसएसबी है। कुछ बहुत सारे कॉमन मिथ्स हैं जो एसएसबी के फैले हुए हैं हमारे आसपास। हम कोशिश करेंगे कि उनको हटा सकें, आपको एक अच्छा रियल एसएसबी क्या होता है उसके बारे में बता सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षित। थैंक यू। सो सभी एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारे पास एक वो चेस्ट नंबर हो जिस पे प्लस साइन होता है, सबका एक सपना होता है। बिल्कुल। आपको 2 बार वो चेस्ट नंबर पहनने का मौका मिला, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? बिल्कुल लगता है कि हमने जो मेहनत की थी या हमने जो लक्ष्य देखा था अपना शुरू से, तो जब वो हासिल हो जाता है कि लगता है कि हाँ हमने कुछ तो किया है, या हम अपनी जो तैयारी थी उसके प्रति हॉनेस्ट रहे थे, और इसी वजह से आज हमारे चेस्ट पे वो है। तो बहुत एक अलग से फीलिंग आती है, इमोशनल फीलिंग। तो हम शुरू से शुरुआत करेंगे, ठीक है? और मैं नहीं चाह रहा कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो, एकदम नेचुरल रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं कि कब ऐसा पहली बार कब थॉट आया था कि हाँ भाई डिफेंस में जाना है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने में? जब मैं 11th क्लास में था और मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरी प्रिपरेशन बहुत ही हाई लेवल की थी, एक तरीके से बोलते थे चरम सीमा पे। एंड मैं सोच रहा था कि अपनी डिस्ट्रिक्ट में कोई रैंक बनाऊंगा, इस बार अच्छे नंबर लाऊंगा 12th में। और उस टाइम पे कोविड आ गया था। फिर क्या हुआ था, कोविड आ गया, पता चला कि अब एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं नहीं। तो वहाँ पे मेरे जो कलीग्स थे, मेरे साथ के जो बच्चे थे, उन्होंने फिर बंद कर दिया था कि यार अब तो क्या ही पढ़ेंगे, एग्ज़ाम होने नहीं है ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन में देखेंगे। वहाँ पे मेरा ये था कि नहीं यार, मैंने जो मेहनत की है, जो मैंने अपने घंटे वेस्ट किए हैं, मैंने साइकिल चला चला के चंदोसी तक गया, ट्यूशन पढ़ी है, उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे एनडीए के फॉर्म, जो एनडीए फर्स्ट था, एनडीए फर्स्ट 2021, उसके फॉर्म आए हुए थे एंड मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। जब एग्ज़ाम आया, मैंने उसी बेसिस पे फिर जस्ट मैंने क्या किया कि जहाँ मैं थ्योरेटिकल पढ़ रहा था, थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्टिव भी लेना स्टार्ट कर दिया, और एनडीए में मेरा पहला तब निकल गया था। फिर जब मैं एनडीए के बारे में जाना, एसएसबी के बारे में जाना, तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा, ठीक है, उसके बारे में और जाना, फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। फिर जितना मैं जानता गया, अब तो फिर एक मन बन गया था, नहीं अब तो जाना डिफेंस में ही है। तो वहाँ से वो एक शुरुआत हुई थी, एक चिंगारी भड़की थी मन में कि नहीं अब तो डिफेंस में ही जाना है। अच्छा, तो मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करना चाहूँगा कि कहाँ से आप आते हैं, आपने अपनी 10th 12th कहाँ से कंप्लीट की और फिर ग्रेजुएशन? मैं उत्तर प्रदेश राज्य के एक संभल ज़िला है, वहाँ पे तहसील चंदोसी, उसके एक छोटे सा गांव है आदमपुर, वहाँ से आता हूँ। एंड मेरे पिता जो हैं एक किसान हैं। 12th की जो मेरी जर्नी थी वो चंदोसी इंटर कॉलेज चंदोसी से हुई थी, एंड जो मैंने ग्रेजुएशन की थी वो एसएम डिग्री कॉलेज चंदोसी से ही किया था। तो वो करने के साथ साथ जब मैं 12th पास आउट हुआ था, क्योंकि प्रमोट किए गए थे हम, तो एनडीए की तैयारी तो कर रहा था, साथ में मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म भी डाल दिया था एज अ बैकअप ऑप्शन कि अगर हाँ मान लो किसी रीज़न से हमारा एनडीए में नहीं होता है तो वी विल गो फॉर द लाइक सीडीएस और एफकेट। तो एक छोटे से गांव से आना, मतलब बहुत ही मुश्किल रहा होगा ये सफ़र एसएसबी का, क्योंकि एसएसबी में एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है इंग्लिश फ्लुएंसी, तो आपको उसमें दिक्कत आई होगी? जी बिल्कुल। जब लाइक मैं 10th या 12th में था, तो इंग्लिश को यूपी बोर्ड्स में स्पेशली इतनी मान्यता नहीं दी जाती कि आप इंग्लिश स्पीकिंग करें। तो जब मेरा एग्ज़ाम निकल गया था, तो मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि मैं नोएडा सेटल होने की सोच रहा था, तो मैं सर्च कर रहा था कि नोएडा में बेस्ट डिफेंस अकेडमी कौन सी है। तो गूगल पे मैंने सर्च किया था नोएडा बेस्ट डिफेंस अकेडमीज़ इन नोएडा। वहाँ पे आया था ब्रेक थ्रू पॉइंट, जिसको हम नोएडा डिफेंस अकेडमी भी कहते हैं। वहाँ पे उस चीज़ को मैंने सर्च किया, फिर मैं रिसेप्शन पे कॉल किया, फिर जो वहाँ के डायरेक्टर सर हैं, भविष्य सर, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे को बताया ठीक है अगर आपको करना है आप आ जाइए। और मैं उस टाइम पे इंग्लिश का ई भी नहीं जानता था एक्चुअल में कि स्पीकिंग कैसे करनी है। आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप लिख सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट बोलना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट होता है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो प्रॉपर हिंदी बोर्ड से हो। तो वहाँ पे फिर जब मैं सर से कनेक्ट किया, मैंने जाना स्टार्ट किया, तो सर ने मेरे को बताया हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश वो नहीं है कि आप जो 30 दिन में किताब आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन 30 दिन, वो वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि बेसिक आपको मजबूत करना होगा, ठीक है। अब वो अगर आप ट्रांसलेट करके पढ़ोगे ना कि मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तो वो क्या होगा, आप एक ट्रांसलेशन कर रहे हो। बट अगर आप इंग्लिश की बेसिक्स को ही पकड़ लोगे तो आप इंग्लिश अच्छी बोल पाओगे। आज मैं हिंदी अच्छी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने छोटा ये पढ़ा है सब, मैंने उसके बेसिक को पढ़ा। उन्होंने मेरे को बेसिक्स बताई इंग्लिश की क्या रहता है,
उन्होंने मेरे को तरीका बताया कि ओके आप मिरर के सामने बोल सकते हो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे क्या रहेगा, आपको करंट अफेयर्स का भी नॉलेज मिलेगा, प्लस आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी, फ्लुएंसी भी आएगी। तो ये सब चीज़ थी। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था जब आप रिकमेंड हुए? ये सातवां और तो 7th और 8th अटेम्प्ट में आप रिकमेंड हुए। 7 और 8 से पहले 1 से 6 अटेम्प्ट की मैं बात करना चाहूँगा। क्या चीज़ थी जो आप मतलब जो अभी का अक्षित है और जो फर्स्ट अटेम्प्ट का अक्षित था, उसमें मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो आपने क्या चीज़ इम्प्रूव की? तो वहाँ पे मुझे देखने को, जब मैं आज अपने वो पीछे के 6 अटेम्प्ट देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ अपना पहले काम कर लिया होता तो शायद मैं तभी सेलेक्ट हो गया होता। पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, तो स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है आपको, मतलब एसएसबी है ही स्पीकिंग के बेस पे। उससे ही आपका कॉन्फिडेंस आता है, तो दूसरा कॉन्फिडेंस, फिर उससे ही आया तीसरा था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मैंने बहुत ज़्यादा मैच्योर किया अपना, ठीक है, मैच्योरिटी आई कि नहीं यार अब मेरे को करना ही करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये 4-5 फैक्टर थे जो मैंने अपने आप में परिवर्तित किए, एंड उसके बाद मेरे को रिकमेंडेशन मिला। चलो, तो अब हम एसएसबी जैसे वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन इंडिया वो कंसिडर किया जाता है, उसको आपके नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 5 दिन का ये प्रोसेस होता है दोस्तों। तो आज हम अक्षित शर्मा के नज़रिए से एसएसबी को देखने की कोशिश करेंगे। डे 1 पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया था, क्या चीज़ है वो एक बार दर्शकों को बताइए, और आपका क्या अप्रोच रहा उसके? बिल्कुल, जब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डे की स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो मेरे हिसाब से वही आपका मिनी एसएसबी है, क्योंकि 80% स्टूडेंट वहीं बाहर हो जाते हैं। तो केवल एक टेस्ट आपको जज कर लेता है कि आपने क्या किया है अब तक। आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अब तक क्या किया है। केवल एक टेस्ट होता है पीपीडीटी और ओआईआर, ठीक है। पीपीडीटी करने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको फेक बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा कौन टीचर हैं, बट फेक मत बनिए आप, मैं ये कहना चाहूँगा। आप प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस के थ्रू जाइए, अब जो आप नेचुरल है वो आप उनको बताइए। फेक बनने का मतलब कि आपने कोई एक पीपीडीटी पिक्चर देखी, उसके ऊपर उन्होंने 10 स्टोरी लिख के दे दी, एंड यू जस्ट नीड टू कि भाई अब यही लिखनी है, आपने उनके तरीके को ही फॉलो कर लिया, तो आपका अपना तो उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आप जिस पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं आपने वो तो वहाँ पे शो ही नहीं किया। तो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगी जब मैं ब्रेक थ्रू पॉइंट गया था। तो सर थे, वो भी डिफेंस फोर्सेस से थे, उन्होंने मेरे को प्रोसेस समझाया, उन्होंने मेरे को रटाया नहीं कुछ ही, उन्होंने प्रोसेस बताया कि अक्षित दिस इज़ द पीपीडीटी टेस्ट, और पीपीडीटी टेस्ट का मतलब है कि आपकी मेंटलिटी को चेक करना इन जस्ट वन गो, कि अगर आप अच्छा उनकी मेंटलिटी के सेटअप में आप आते हो तो आपको सेलेक्ट करेंगे, वरना नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, और पीपीडीटी में मैंने वही किया जो मैं था, मैंने वही दर्शाया उनको, जो मेरे को पिक्चर लगी मैंने अपनी लाइफ से उसको कंपेयर किया कि ओके अगर ये हो रहा है तो मेरे में भी हुआ होगा। सो वही किया। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रोसेस पे जाइए और फेक मत बनिए। और ओआईआर के बारे में क्या बताना चाहिए? ओआईआर ऐसा था कि सर जो थे वो, हमारा ग्रुप बना हुआ था, तो डेली बेसिस पे उसमें ओआई के सेट्स आते थे, और इट्स डिपेंड ऑन योर होनेस्टी कि आप वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक टीचर केवल आपको बता सकता है, अब अगर आपका करने का मन नहीं है तो मैं नहीं मानता कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप यूपीएससी का एनडीए या सीडीएस क्लियर करके आए हो तो ओआईआर इज अ रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट, तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है। तो पीपीडीटी में एक बहुत ही कॉमन मिथ होता है कि अगर हम ग्रुप में स्टोरी नरेट करते हैं तो जिसने स्टोरी नरेट की वो स्क्रीन इन हो जाएगा, तो क्या आपका भी यही मानना है? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। बात ये रहती है आप अपने पॉइंट कितने वैलिड देते हो, क्योंकि फिश मार्केट तो बनेगा वहाँ पे, ठीक है। फिश हमारे में यही हुआ था कि फिश मार्केट बना था, मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो वैलिड थे, जो सबको पसंद आए थे, ओके, क्योंकि मैंने उस स्टोरी में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। एज मेरा बैकग्राउंड ही टेक्नोलॉजी का, तो मैंने उनको समझाया कि भाई हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम में। इट्स लाइक 21वीं सेंचुरी, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आई नरेशन की, तो नरेट कौन करेगा? तो जो चेस्ट नंबर फर्स्ट था उसने हाथ उठाया एंड ही डिडंट टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन, और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। उसने वो बोला जो स्टोरी हमने डिस्कस भी नहीं की थी, तो उसका नहीं हुआ। तो बात यह है कि जरूरी नहीं है नरेट कौन कर रहा है, लीडर कौन बन रहा है, बात ये आप अपनी कितनी क्वालिटीज़ वहाँ पे दिखा रहे हो। तो आप कौन से एसएसबी सेंटर में गए थे? मैं 24 एसएसबी बेंगलुरु गया था सीडीएस के लिए। अच्छा, तो डे 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब आप स्क्रीन इन हो चुके हैं। डे 2 में आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, साइकोलॉजी टेस्ट की अगर हम बात करें तो टैट, वेट, एसआरटी, एसडीटी। एसडीटी इज़ रियली वॉट यू थिंक। हम कहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे इतना लिख सकते हैं, बट अगर हम खुद पे लिखने की बात करें ना, क्योंकि राइट
द नेम अक्षित, तो मैं एक पेज नहीं लिख पाऊंगा, 10 लाइन नहीं लिख पाऊंगा। तो फिर वो कहाँ कहाँ गया कि मैं इतना लिख सकता हूँ। तो वो चीज़ है, आप अपने फ्रेंड से मिलो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अपने बारे में जानो, घर से पूछो कि मम्मी मैं सच में कैसा हूँ या मेरे अंदर क्या बुराइयाँ हैं, टीचर से पूछो। ठीक है, सब यही लिख देते हैं कि हमारे टीचर कहते थे कि आई एम गुड स्टूडेंट, बट वहाँ पे अपनी थोड़ी सी बताओ भी कि यस मैं इस तरीके के आदमी था, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, मैंने उस पर वर्क किया एंड आई डिड दैट, और मैं फिर सही हुआ। तो जो मेरी कमियां थी मैंने उनको बताया कि मैंने उनको कैसे सही किया, पूरा रेजोल्यूशन दिया एसडीटी में। टेट की बात करें, जो पिक्चर थी उनको अपनी लाइफ से रिलेट किया कि ठीक है अगर ये इस जगह मैं होता तो मैं क्या करता। एसआरटी का भी सेम था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी कि सिचुएशन मेरे सामने आती मैं क्या करता। प्रैक्टिस उसके लिए इम्पोर्टेंट एक फैक्टर बनता है। वैट की बात करें सेम था, पढ़ाई एंड नॉलेज। तो टैट में आपने ब्लैंक स्टोरी कुछ अलग बताई थी या अपने जनरल? नहीं, वो जो ब्लैंक स्टोरी थी वो मैंने अपने ऊपर बनाई थी कि अक्षित इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन HCL Tech। वन डे ही गॉट टू इंफॉर्मेशन दैट client visit is going to happen in his ODC. So he got a task that he need to collect the report from all the team and present in front of the client. तो ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है, तो मैंने वही लिख दिया पूरा। तो मतलब इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आपके साथ हुआ है वही लिख दो, तो वो ज़्यादा नेचुरल रहेगा। और एक बहुत ही कॉमन मिथ साइकोलॉजिकल टेस्ट से ये है कि अगर आपने 60 की 60 SRT कर दी तभी आप सेलेक्ट होगे, या फिर अगर आपने 20 की हैं तो आप नहीं होगे। तो इज इट मैटर? सर, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल मत करो। ठीक है, एक क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत डिफरेंस है। क्वांटिटी आप कितना भी दे दो, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो मेरा मानना है कि अगर आप 40-45 इस रेंज में करते हो और क्वालिटी इज़ गुड, तो वो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 कर दो और रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 60 की थी, 60 बैठ की थी, बाहर नहीं हो पाए। तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी फोकस होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात। अब हम डे 3 पे चलते हैं। पर्सनल इंटरव्यू आपका डे 2 को हुआ था? मेरा पर्सनल इंटरव्यू डे 2 को हुआ। अच्छा, तो डे जब मैं साइकोलॉजी टेस्ट से वापस आए थे 11:30-12 बजे, तो हमें पता चला कि मेरा इंटरव्यू जो है तीसरे नंबर पे है और 2 बजे से स्टार्ट होगा। तो उन्होंने बोला कि आप जाके लंच कर लीजिए। मैंने बोला नहीं, मैं तैयार होकर आता हूँ, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट रहती है, एक डर भी रहता है, एक्साइटमेंट भी रहती है कि यार इंटरव्यू हो तो खाना फिर अच्छा नहीं लगता। तैयार होके आया, मैं बैठ गया वेटिंग एरिया में और मैगजीन्स देखने लगा। जब इंटरव्यू आया मेरा दिया मैंने, इंटरव्यू से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू इट, और मे बी दिस अटेम्प्ट कैन बी आई कैन गेट द रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस अटेम्प्ट। तो ये मेरे को आया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने आंसर दिए थे। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए बहुत ही सिंपल था कि जब हम सर के पास जाते थे तो सर हमारा कभी कभी मॉक इंटरव्यू कराते थे। तो सबसे मेन थिंग होती है CIQ। आपसे एकदम 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए एंड आप यही खोए हुए मुझसे कौन सा क्वेश्चन। तो वो प्रिपेयरिंग कराई थी, प्रिपेयरनेस जो थी हमारी कि आप CIQ आपको याद रखने ही रखने हैं अपने बारे में। ये नहीं है कि आप पहले बता रहे हो कि मैंने इस स्कूल से पढ़ाई की थी, फिर आप बता रहे हो मैंने दूसरे से की थी। तो वो चीज़ आपको रखनी है। प्लस आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड से, आप जहाँ जा रहे हो उस फील्ड से। तो मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है, जब मैं सर के साथ इंटरव्यू दे रहा था, वो पहला मॉक, तो मेरे को यही नहीं पता था कि मैं यूनिवर्सिटी से था, महात्मा ज्योतिबा फुले रेवेन्शन यूनिवर्सिटी, कि महात्मा ज्योतिबा फुले थे कौन, समाज सुधारक थे, उन्होंने क्या किया था या कौन सी सन में उनका जन्म हुआ था। तो सर ने वो जो छोटी छोटी बात थी जिनको कोई नोटिस नहीं करता, वो नोटिस करके मेरे को बताएं कि ओके अक्षित यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस पॉइंट एंड लाइक दिस इज़ योर मिस्टेक। तो वो एक चीज़ रही थी। तो मेरे ख्याल से जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपके साथ इंटरव्यू में होगा कि आपने इस बार क्या अलग किया है रिकमेंडेशन लेने के लिए, मतलब पहले अटेम्प्ट के बाद नहीं हुआ, दूसरा तीसरा नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट में क्या अलग किया, तो आपका क्या जवाब रहता था? बिल्कुल कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है। कंसिस्टेंट रहा था मैं कि नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार हो जाएगा। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, वो नहीं आना चाहिए। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं करूँगा तभी होगा। और बहुत से लोग मेरे साथ भी कहते हैं कि नहीं नहीं तुम लकी हो जो हो गया। तो मैं उनको बताता हूँ दिस इज़ माई 7th अटेम्प्ट एंड तो लक की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली मैं उनसे पूछना था। लक की डेफिनेशन है व्हेन यू आर प्रिपेयर, अगर आप किस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो, व्हेन योर प्रिपेयरनेस मीट्स अपॉर्चुनिटी इट्स कॉल्ड लक। आपने प्रिपेयर किया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने उसका यूज़ किया, तो वो आप लकी हो गए। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप प्रिपेयर नहीं हो, या फिर आप प्रिपेयर हो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे फिर आप लकी नहीं हो। तो मेरा ये एक नॉर्मल सा है।
तो कैसा, इसमें भी एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर आपका 1 घंटे तक इंटरव्यू चलता है तो आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू है, अगर 30 मिनट में ख़त्म हो गया तो नहीं। ऐसा भी नहीं था। अगर उनको जो चीज़ चाहिए, जो वो आपके अंदर तलाश रहे हैं, अगर आप वो आपको 30 मिनट में ही उनको दिख जाती है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। और चाहे मैं आपसे 2 घंटे बात करूँ, अगर मैं जिस चीज़ की तलाश कर रहा हूँ, जिन OL की उसकी तलाश कर रहा हूँ आपके अंदर, अगर वो ही नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आपसे 4 घंटे 5 घंटे बात करूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका कैसा इंटरव्यू गया था? मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, 1 घंटे 20 मिनट करीबन चला था। तो उस पर हमने टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी बात की, अपग्रेडेशन, माइग्रेशन एंड PIQ पे मेरा 20 मिनट चला था अप्रॉक्स। लेकिन जो टेक्नोलॉजी की बात की, मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं उनको भी इंटरेस्ट आ रहा था। ओके, ही इज़ फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, ओके लेट्स आस्क सम टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन की, तो जिनका आंसर मैं दे पाया मैंने दिया था नेचुरल होके, और जिनको मुझे नहीं पता था मैंने बोल दिया ओके सर, आई विल लर्न अबाउट इट, आई एम जस्ट न्यू इन द टेक्नोलॉजी, सो आई एम लर्निंग। तो अगर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए, अगर आप उनके 4 के जवाब नहीं दे पाए तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब हम डिमोटिवेट हो जाएं या स्टिल नहीं कॉन्फिडेंट? ऐसा तो हुआ नहीं था मेरे साथ, 1-2 क्वेश्चन के लिए हुआ था, बट डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है जो आगे 5 क्वेश्चन आ रहा हूँ तो 5 के आंसर दे दें, है ना। तो अगर हम अभी डिमोटिवेट हो जाएंगे, ओके नहीं हो रहा, तो जो 5 क्वेश्चन हमें आ रहे होंगे हम वो भी भूल जाएंगे। इसलिए डिमोटिवेट, तो ये शब्द आई थिंक कि एक डिफेंस एस्पिरेंट की डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए, डिमोटिवेट। तो इंटरव्यू का फिर आप क्या एक जनरल प्रिपरेशन का क्या बोलना चाहेंगे? प्रिपरेशन बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको अवेयर रहना चाहिए। न्यूज़पेपर, सर ने हमें न्यूज़पेपर भेजते थे सर। अगर मान लीजिए मैं हर टाइप का न्यूज़पेपर नहीं ले पाऊँगा, या मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया लगा रखा है तो सर भेजते थे, हिंदुस्तान का भी भेज दिया, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते थे, तो चीज़ें उठाई वहाँ से, नॉलेज को बढ़ाया कि ठीक है। अगर बात मेरी और आपकी तभी होगी जब दोनों के बीच में नॉलेज होगी। अगर हमारे बीच में कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने को तो बात कहाँ से होगी? तो वो नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड तो जो अकेडमी में आपको मॉक इंटरव्यू से फीडबैक मिला होगा तो उसकी कुछ हेल्प मिली आपको? बिल्कुल, उस पर मैंने काम किया था, और उस पर ही नहीं, सर ने जो जो मेरे पॉइंट्स बताए थे कि इन द इंटरव्यू यू आर डूइंग दिस, आप इस सोच में पड़े हो, आपका क्विक रिस्पॉन्स नहीं है, या आप सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, तो मैंने उस चीज़ पे काम किया था एंड बहुत सारी हेल्प मिली थी मुझे। अच्छा, तो अब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, बहुत एक मेजर पार्ट है इंटरव्यू का भी। अगला डे 3 GTO पे अब हम बात करते हैं। तो कैसा था GTO? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, GTO इज़ ग्राउंड टास्क, बहुत सारे ग्राउंड टास्क होते हैं। इसमें आपकी नॉलेज चेक होती है, आपकी टीम कोऑर्डिनेशन चेक होती है, आपकी लीडरशिप, बहुत सारी क्वालिटीज़ आपकी चेक होती हैं। तो आपका GTO का कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल, GTO जब आया ना, एक एक्साइटमेंट रहता है अलग से, क्योंकि सर यहाँ पे कराते थे तो हमारे लिए एक एक्साइटमेंट रहता था कि आज हम ऑब्स्टिकल करेंगे। या एक रहता था ना एक बंद कमरे में आप टास्क कर रहे हो, लेक्चरेट या फिर GT, उसमें इतना मज़ा नहीं है। जरा आज बाहर जाएंगे ग्राउंड में, कुछ ना कुछ मस्ती होगी, ओके लॉन्ग जंप ये करेंगे, बहुत सारे टास्क होते थे। तो जब डे 3 आया तो मुझे भी एक्साइटमेंट हुई कि हम ये करेंगे। लेकिन फिर सुना कि यार GD भी है पहले, तो फिर मैंने कहा इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो 3 बजे मैं उठा था अप्रॉक्सीमेटली, टेलीफोन थे हमारे अकोमोडेशन में। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल लाया है, साक्षी शुक्ला, वो UPSC की तैयारी कर रही थी। उससे मैंने पूछा कि आपने अब तक जितने भी न्यूज़पेपर पढ़े हैं, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द वर्ल्ड करंट अफेयर्स, मेरे को बता दीजिए। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए एज अ UPSC एस्पिरेंट। उन्होंने मेरे को बताया सागर के बारे में, मुझे नहीं पता था। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल ओवर द रीजन, इन हिंदी वी कैन से सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने जब मुझे वो चीज़ बताई तो GD का टॉपिक भी हमारा वही आ गया, टैरिफ 50%। तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को रखा एंड GTO वाज रियली सॉफ्ट कि अच्छा यार ये एक पॉइंट है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस पॉइंट ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की थी एंड मैं अभी भी उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ कि यार ऐसे दोस्त सबकी लाइफ में होने चाहिए जो 3 बजे फ़ोन उठा के आपको सच बता रहे हैं या कुछ आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग से GTO का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? GD हुआ था हमारा, दोनों GD हुए थे, बढ़िया हुए थे 20-20 मिनट के। उसके बाद बात हुई थी GP की, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। वहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई थी, टास्क मिले थे कि टास्क करो। प्रायोरिटी वाइज हमने अपने टास्क को डिवाइड किया एंड बोला। नरेशन के लिए हमारा एक जो साथ का कलीग्स था वो खड़ा हुआ, तो नरेशन भी अच्छा हुआ था क्योंकि हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। क्योंकि प्रायोरिटी जो रहती है ना सबकी सेम ही रहती है मोस्टली, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा आपका जो कोलैब होता नहीं है, फिर ज़्यादा लड़ाई वगैरह। तो वहाँ से हो गया था, फिर हम पहुँचे थे PGT के लिए। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूँगा। GP में जो कुछ ओवर स्मार्ट कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं नरेट करूँगा,
और सुनते भी नहीं है और नरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, तो उसमें ये है कि अगर आप नरेट करेंगे तो कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बट जो डिस्कस हुआ है आप वो पॉइंट रखेंगे तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। और अगर आप नरेट कर रहे हैं, आपने अपने ही पॉइंट नरेट कर दिए, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो जीपी में अब क्या एक मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या बताना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा टाइमिंग, रिसोर्स उसमें कुछ हिडन रिसोर्स होते हैं, सर ने हमें बताया था। लाइक अगर उन्होंने कोई एक घर दिया है कि ये डीएम का घर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे 1-2 सिपाही होंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे कार होगी, टेलीफोन होगा, टेलीफोन अगर वर्क नहीं कर रहे हैं कार तो होगी। तो ये जो हिडन रिसोर्स होते हैं आप उनका कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्स। एग्जैक्टली। तो जीपी से अगला फिर पीजीटी आया, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। वहाँ पे हम 3 पीजीटी कर पाए थे पूरी टीम के साथ, अच्छा कोऑर्डिनेशन था। एंड पीजीटी के बाद आया था जीओआर। पीजीटी में मैंने क्या एक चीज़ नोटिस की कि बच्चे जो है ना, बल्ली, फंटी, रस्सी ये सब लेने को भागते हैं, वेट छोड़ दो। तो मैंने क्या किया था, मैंने वेट ही उठाया था कि नहीं किसी को छोड़ना नहीं है। अगर कोई शोल्डर, मैं अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ, कोई बंदा घायल पड़ा है, मैं उसको लेके जाऊँगा, ही इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाकी जो मेरे नीचे अगर मेरे कोई कमांड सुन के अपने प्राण दाव लगाने तैयार है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उनको बचाना है। तो सेम थिंग होनी चाहिए कि अगर वो बेशक निर्जीव है लेकिन उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आप वो ओएल की शो करो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास। एग्जैक्टली। तो तभी होता है, अगर सबका साथ ही नहीं होगा तो फिर दो ग्रुप बन जाएंगे एक ही ग्रुप में से, वो तो लेकिन एचजीटी में काम आएगा। तो ग्रुप का आप क्या एक रोल समझते हैं कि ग्रुप का क्या रोल होता है पूरे 5 दिन की प्रोसेस में? बिल्कुल, आपका ग्रुप ही आपको जिता सकता है, आपका ग्रुप ही आपको हरा सकता है। आप कितना भी अच्छा, जब तक आपका ग्रुप का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो पीजीटीज़ आपने 3 पीजीटीज़ किए, कुछ ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हुआ हो जो आपको ध्यान हो पीजीटी का? पीजीटी में ये था कि मोस्टली लाइक जब हम आइडियाज़ लगा रहे थे तो आइडिया चोरी भी हो रहे थे वहाँ। मान लीजिए मैंने अपना आइडिया बताया तो उस पर किसी ने फोकस नहीं किया, फिर उसने मेरा आइडिया समझा, मेरे कलीग्स ने, उसने अच्छा ओके दिस आइडिया कैन वर्क, उसने वो बोला, फिर वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। बट मेरा मानना ये है कि जो जीटीओ सर वहाँ बैठे हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल है इस चीज़ में, उनको पता है कि आइडिया किसने बोला है। तो ये रहता है कि अगर आपका आइडिया आपने बोल दिया और वही एग्जीक्यूट बाद में हो रहा है तो समझ जाइए पॉइंट आपका है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओवर स्मार्टनेस तो अपने घर छोड़ के जाए, एसएसबी में जा रहे हैं। ठीक है, तो पीजीटीज़ के बाद एचजीटी हमारे पास आता है। पीजीटी के बाद हमारा जीओआर हुआ था, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। जी अच्छा। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में हम 7 लोग थे। उस टाइम में छावा मूवी देख के गया था, तो वॉर क्राई रखा था हर हर महादेव। 7 लोग थे, बहुत ज़्यादा जोश था। तो शुरू का ही पहला होता है हमारा ऑब्स्टिकल स्लैब वाला, उसमें मैं गिर गया था आगे जाके। अच्छा। आगे रेत के कट्टे थे तो मेरा डेजिग्नेटेड प्लेस इतने जोश से कूदा, आगे गिरा था तो पैर मेरा एंकल मुड़ गया था, दूसरे पैर छिल गया था वो, तो वहाँ से ब्लड आने लगा था। ये सब चीज़ जीटीओ सर नोटिस कर रहे थे एंड उनको लगा भी कि हाँ इस बंदे को लगी है तेज। आफ्टर दैट मैंने वो जीटीओ रेस कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद हम जीते भी। उसके बाद सर मुझसे बोलते कि ठीक है एमआई रूम में जाके अपना पट्टी वगैरह करा लो। मैं करा के जब तक पहुंचा तो वो सब लोग एचजीटी के लिए तैयार थे, तो मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पैर से चला नहीं जा रहा था। एचजीटी के लिए हम 4 लोगों का ग्रुप था, 7 लोग थे वैसे, तो 4 अलग 3 अलग बने थे। तो पहले हमें ही बुलाया गया कि ठीक है एचजीटी के लिए आ जाओ। तो मेरे पैर में चोट थी, जब तक मैं पहुंच पाता मेरे साथ मेरे जो ग्रुप के थे 3 पहले ही पहुंच चुके थे। तीनों ने बल्ली, फंटी और जो थी रस्सी उठा ली थी। क्या रह गया? वेट। वो कौन उठाएगा? अक्षित ने वेट उठाया। तो उन्होंने मेरा एक पॉइंट नोटिस किया कि यार रिस्पॉन्सिबल बंदा है। उन्होंने बोला था कि अगर वो खुद ही एक इंजर्ड पर्सन है और तुमने उसको ही इंजर्ड पर्सन को दे दिया, क्योंकि वहाँ पे वेट का मतलब होता है कोई आपके इंजर्ड साथी है। तो वहाँ पे मेरा पॉइंट जुड़ा एचजीटी के। उन्होंने फिर 2 पॉइंट लाइक 2 हमारे ऑब्स्टिकल थे, दोनों में मैंने अपना आइडिया दिया और वो वर्केबल था। तो वहाँ पे मेरे को एचजीटी पूरा मेरा गया था। तो अगर आप आइडियाज़ दे रहे हैं, अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है उस पॉइंट पे? आप आइडियाज़ दे रहे हैं तो पहली बात तो अगर आप आइडिया दे रहे हैं ना वो वर्केबल है तो वो जीटीओ से नोटिस कर रहे हैं यस। लेकिन आपको आइडिया देने के साथ साथ लाइक मेरे पैर में चोट थी तो मैं आगे नहीं जा पा रहा था या मेरे हाथ में वेट था। आपको आइडिया देने के साथ साथ अगर कोई नहीं कर पा रहा ना तो उसको बोलना है इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट लेट मी डू इट, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ओके व्हाट आइडिया आई हैव। तो वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास आइडिया है और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो फ़ायदा क्या है। जी
तो अगर सपोज आपने कोई स्ट्रक्चर देखा, आपको आइडिया आ ही नहीं रहा है, तो आपका क्या प्लान होना चाहिए? बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि आइडिया नहीं आ रहा है, फिर सब लोग मिलके सोचते हैं कि यार कुछ तो होगा, और बिल्कुल वहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, 7 लोग बैठे हैं। तो इस चीज़ को मेरे को एक इंसिडेंट बहुत अच्छा याद आता है। जब मैं ब्रेक थ्रू पॉइंट में था तो हम लोग बैठे हुए थे, तो अकेले मैं पढ़ रहा था। तो सर बोले अकेले क्यों पढ़ रहा है भाई, जब तुम्हारा ग्रुप है उनके साथ पढ़ो। मैंने बोला सर अभी, तो सर ने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी, जितने लोग आप होंगे ना उतने आपके पास थॉट्स होंगे। आज मैं अकेले बैठा हुआ हूँ, मैं एक थॉट्स रख रहा हूँ, मैं आपसे मिला, आपका थॉट्स भी मुझे मिला, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। ऐसे ही 7 अगर हम लोग हैं तो 7 हमारे पास थॉट्स हो गए, 7 डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अकेले बैठने से। तो वहाँ पे जब हमने सोचा तो मोस्टली हमने आइडिया निकाल ही लिया था, इम्प्लीमेंट किया था। बहुत अच्छे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज है। बिल्कुल कि आप इंडिविजुअली नहीं, आपका पूरे टीम का एक बिहेवियर नोटिस होता है। तो आप जब आप टीम में हो, आप टीम की तरह बिहेव कीजिए। वैसे अगर आपको इंडिविजुअल उनको जज करना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ टास्क, लाइक वो आपसे कमांड टास्क करा लेंगे, आईओ है, इंटरव्यू है, ठीक है, आपका साइकोलॉजी टेस्ट है, तो वो तो आपके इंडिविजुअल हो ही रहे हैं। जब आपको ग्रुप में करने का मौका मिला है तो शो योर लाइक हाउ टू वर्क इन द ग्रुप एंड दिस थिंग। तो आपका अब एचजीटी ख़त्म हो गया, अब इसके बाद कौन सा टास्क था? फिर हमारा लेक्चरेट हुआ था। अच्छा, तो कैसा? लेक्चरेट में टॉपिक सर कराते थे। मुझे सबसे बढ़िया वही बात लगती थी कि सर ने कभी हमको फील ही नहीं होने दिया कि लेक्चरेट है क्या। जो लेक्चरेट वहाँ पे हो रहा वो यहीं पे हो रहा था अकेडमी में। 3 मिनट सर ने हमारे पास 4 टॉपिक की एक लिस्ट होती थी, सर उठा के देते थे, चूज़ वट एवर यू वांट। हमने उठाई, 4 टॉपिक मिले, अब आप बाहर जाइए रूम से, 3 मिनट का टाइम है, मैं रिंग बेल करूँगा, आना है, ठीक है। 3 मिनट वहाँ मिलते हैं, 3 मिनट आपको बोलना है, 3 मिनट प्रिपरेशन की। तो वो जो यहाँ हमने जितने लेक्चरेट टॉपिक पढ़े थे मोस्टली उतने पढ़ ही लिए थे, वही वहाँ पे आ गए थे। एंड आई चूज इंटरनेट, और वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बोला, मैंने बताया कि इंटरनेट केवल यही नहीं जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। तो मैंने वहाँ बताया था, मैंने डिटेल्ड बताया था कि जो नॉलेज हमें नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, मैंने वो बताया। तो एक यहाँ पे भी बहुत कॉमन मिथ होता है कि अगर आप जितना हार्ड टॉपिक सेलेक्ट करेंगे दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू योर रिकमेंडेशन, तो ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल मानना तो पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हार्ड इतना ले लो, बोल 2 शब्द नहीं पा रहे हो उस पर, उससे क्या बेनिफिट। इससे अपनी लिमिट का लीजिए जिससे आप और अच्छा करके बोल पाएँ। तो मैंने वही इंटरनेट लिया था, बट जो मैंने इंटरनेट पे बोला वो आज मैं खुद नहीं बोल सकता, क्योंकि उस टाइम शायद मेरे को इंटरनेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, आज भी है, लेकिन आज मैं वो बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो मेरी लड़ाई थी रिकमेंडेशन लेने की। और जब आप किसी लड़ाई में होते हो ना, तो आपकी सारी ताकत लग जाती है, आपको पता भी नहीं होता कि मेरे को कौन सपोर्ट कर रहा है, सारी ताकत लगा देते हो आप कि मेरे को लेना है, लेना है, लेना है। तो ये चीज़ रही थी कि आप अपने आप को प्रेजेंट करो, तो आपकी जो ताकत है ना 100 गुना बढ़ जाएगी। और आप किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पे प्रेजेंट करोगे ना, फेक बन के जाओगे, तो आपको पता ही नहीं है उसकी ताकत क्या है, तो आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ये था। तो हमेशा ऐसा टॉपिक हमें चूज़ करना है जो आपको पता हो उसकी नॉलेज, एंड आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल वे में उसे प्रेजेंट कर सकें इफेक्टिवली। तो ये लेक्चरेट के बाद कौन सा? फिर उस दिन हमारा ब्रेक हो गया था, अगले दिन फिर हुआ था हमारा पहले आईयू, और फिर आईयू के बाद आईयू के बाद कमांड टास्क, फिर एफजीटी। अच्छा, तो चोट आपके लगी हुई थी? हाँ, चोट की मैं बात बताऊँ, जब आपने देखा चोट लगी हुई थी तो मैं एचजीटी करने गया था, तो सर ने बोला कि आपको हॉस्पिटल भेज दें। नहीं सर, 2700 किलोमीटर से हॉस्पिटल भर्ती होने तो नहीं है, मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक। तो फिर मैं जब पहुंचा अपने अकोमोडेशन में, पैर सूज गया, तो मेरे रूममेट्स, थैंक्स करता हूं, मेरे को सबके नाम तो नहीं याद हैं, बट जो भी हैं उनके लिए आज भी बहुत ज़्यादा मन से थैंक यू निकलता है कि उन्होंने गर्म पानी लाए, आइसिंग की, लग गए थे वो कि यार इसको सही करना है। उनको लग रहा था मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो वो चीज़ फिर एमआई रूम तक एक पैर से आना जाना, तो दूसरा पैर भी दर्द करने लगा, एक डर सा बन गया था यार हो पाएगा नहीं। तो मैंने अपने घर पे फ़ोन किया था, 3 मार्च थी उस दिन, क्योंकि हमारा जीटी और फर्स्ट डे 3 मार्च को था। तो उस दिन मेरी बहन के थोड़ा रस्म हो रही थी उसकी शादी के लिए, टीका वगैरह। तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि पापा बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, पैर सूज गया है, आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, कैसे करूँगा कल का। तो घर वाले बोले ठीक है मत कर। पापा बोले, भैया और चाचा राजेश समदार जी, उन्होंने मेरे को बोला यार पैर तुझे क्या लग रहा है कर लेगा? नहीं, मैंने कर तो लूँगा मैं, क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो करना, फिर क्यों वेट कर रहा है, पैर टूट ही तो जाएगा, एट लास्ट जाके करो। क्योंकि उन्होंने मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल दिया था कि उनके पैरों में स्ट्रेचेस थे, वो भागे थे, तो तुम्हारा तो पैर मुड़ा है यार, कर लो। वो मोटिवेशन था, भैया का मोटिवेशन था,
तो वो कहीं ना कहीं एक जो फैमिली की तरफ से मोटिवेशन आया, वो बोला यार जब मेरी फैमिली चाह रही है मैं क्यों नहीं कर सकता, चोट लगेगी देखेंगे बाद में, ये था। बहुत अच्छे। तो फिर अगले दिन आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल? बिल्कुल, अगले जब चौथे दिन था तो मैं सुबह में हल्का सा प्रॉपर तो नहीं, हल्का सा कर पा रहा था। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, तो मैंने डबल डोज ली थी पेन किलर की। हम वॉलनी लगा के मैं पहुंचा, यही शूज़ थे मेरे GTO के। अच्छा। तो पहुंचा मैं, और पहुंचने के बाद ठीक है कि स्टार्ट करते हैं। तो उनमें SSB की चीज़ में एक चीज़ फेयर है कि वो ये नहीं कहते कि इसके चोट लगी हुई है तो इससे बाद में कराएंगे। उन्होंने बोला नहीं, जो चीज़ फेयर है तुम्हारा नंबर पहले है, तुम पहले आओगे करो। तो मैंने 13 ऑब्स्टिकल किए थे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 13 मिनट में जी। 13 तो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर पाता कभी कभी तो। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे मेरा ऐसा मानना है वो थोड़े पास में ऑब्स्टिकल थे, और आपके बॉडी में फुर्ती होनी ज़रूरी है। ताकत और फुर्ती में बहुत अंतर है। ताकत तो ठीक है, ताकत से है, फुर्ती होनी चाहिए। वहाँ पे मैं देख रहा था कि जितनी देर में आप रस्सी चढ़ रहे हो उतनी देर में एक या, क्योंकि रस्सी की हमने प्रैक्टिस बहुत की थी ग्राउंड में। सर क्या करते थे, पेड़ से रस्सी बांध देते थे। मेरे पास आदमी वीडियो कर रही है, मैं उनको देख के कि मैं इतना पसीने में कैसे भीग सकता हूँ। जैसे आप ऐसे मान लीजिए उस टाइम इतनी हम प्रैक्टिस करते थे कि आपके ऊपर अगर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए और मैं नॉर्मल खड़ा हूँ तो दोनों सेम लगेंगे, इतना पसीना। तो मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी? बिल्कुल, फिजिकल, चाहे वो फिर लॉन्ग जंप हो, जबकि लॉन्ग जंप का इसमें कोई रोल भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मेजर फैक्टर था आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो इसमें भी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में जो मिथ होता है कि अगर आपने 10 से कम की तो शायद आप रिकमेंडेशन नहीं हासिल कर पाएंगे, 10 की तो अच्छा है, 10 से ज़्यादा के ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसा कुछ भी आपको लगता है? नहीं, मेरा मानना ये है कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में जितने ऑब्स्टिकल होते हैं ना, वो आपकी कोई ना कोई एक चीज़ को टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रोप क्लाइंबिंग है, वो आपकी चीज़ को टेस्ट कर रहा है, आप अपनी बॉडी का वेट कहाँ तक ले जा सकते हो, ठीक है। या फिर बर्मा ब्रिज है, वो आपकी टेस्ट कर रहा है, आप में हाइट फोबिया तो है भाई, डर तो नहीं है चलते हुए। या फिर डबल डिच की बात कर लें, तो कोई ना कोई टेस्ट जो है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल जो है एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए बना है। तो आप जितना कर पाएँ उतना कीजिए। अगर मान लीजिए किसी चीज़ पर अटक रहे हैं तो नेक्स्ट पे जाइए। बाकी ऐसा कोई मिथ नहीं है कि यार नहीं कर पाए तो 5 ऑब्स्टिकल वाले भी रिकमेंड हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको उस पॉइंट पे अपना बेस्ट देना है और रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, भूल जाए। ठीक है। तो आगे आपका कमांड टास्क आता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन GTO। तो कैसा आपका कमांड टास्क था? कमांड टास्क तो ज़ीरो रहा था, एक तरीके से बोलूँ, ज़ीरो से नेगेटिव भी बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे चोट थी तो किसी ने मुझे एज अ सबऑर्डिनेट बुलाया नहीं था पूरे हम 7 लोगों में से। और जब मैं गया तो मैं कुछ आइडिया दे नहीं पाया था, अपनी कमांड टास्क खड़ा रह गया, टाइम निकल गया। एंड GTO सर वाज सेइंग ओके योर टास्क इज कंप्लीटेड। मैं एक आइडिया नहीं दे पाया, आ ही नहीं रहा था, तो कमांड टास्क मेरा ज़ीरो था। तो मतलब ये तो बहुत ही एकदम अपोजिट केस सिनेरियो होगा, क्योंकि कमांड टास्क को बोला जाता है कि अगर आपका कमांड टास्क इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू योर रिकमेंडेशन। अगर आपको बहुत अच्छा होता है तो आप पक्के रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, लेकिन आपका तो ना आपको किसी ने बुलाया तो आपको उस पॉइंट पे ऐसे डिमोटिवेटेड फील नहीं हुआ? नहीं, मुझे फील था कि भाई मेरे पैर में चोट है तो ये लोग मुझे नहीं बुलाएंगे, ये मुझे पहले से ही पता था कि ये नहीं बुलाएंगे आइडियाज़ के लिए, क्योंकि आइडिया आप दे नहीं सकते वहाँ जब तक वो नहीं मांगे, हमारा कमांडर नहीं मांगे। तो उन्होंने बुलाया नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि आप 10 बार चले जाओ एज अ सबऑर्डिनेट्स, तब भी नहीं होने हो। अगर होने हो गए, आपने जो अपना बेस्ट दिया है, डिपेंड करता है कोई एक टेस्ट आपका पूरा SSB उस पर निर्भर नहीं रह सकता। आई थिंक ये बहुत ही क्रूशियल बात इन्होंने बोली है कि SSB 5 दिन की क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस टेस्ट करता है, कोई एक इंडिविजुअल टेस्ट आपकी पूरी परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं कर सकता। तो मतलब पूरे 5 दिन के प्रोसेस में आपको बस काम करता जाना है और बाद का रिजल्ट का चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल। तो कमांड टास्क आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर FGT होता है, फुल ग्रुप टास्क। हाँ, ठीक है। तो उसमें एक दो आइडिया मेरे भी आते हैं, लगते हैं, तो उनको फील होता है कि हाँ इसने आइडिया दिया। उसके बाद हमारा GTO डे एंड हो जाता है। तो GTO का एक, अगर मैं आपको सार पूछूं कि GTO का क्या सार है, क्या आपको प्रिपेयर करना है GTO का सार है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी नॉलेज एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड GTO। आई थिंक दिस इज द डेफिनेशन। चाहे आपके पास अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, स्ट्रेंथ भी हो, उन दोनों का आप एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी भी टास्क को करने में। चाहे हम PGT की बात करें, HGT की बात करें, GOR की बात करें, IO की बात करें, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द GP, GT एंड लेक्चरेट, जो भी आपके टास्क हो, उनमें अगर आप वो चीज़
एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यू आर डूइंग वेल। तो ठीक है, अभी आपका अराउंड 85% एसएसबी कंप्लीट हो चुका जी। है। अब फाइनल डे फाइनल डे कॉन्फ्रेंस, धक 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 धक। अरे वो तो मेरे ही नहीं, सबके ही होता है। जितने हम 32 कैंडिडेट्स थे उनको पहले कमरे में बिठाया गया एंड आके उन्होंने जो सर थे हमारे नरेट किया कि ठीक है हम 1 by 1 बुलाएंगे एंड आपसे कुछ पूछेंगे, ठीक है। तो मेरा नंबर 9 था, तो पहुँचे सीधा। भविष्य सर ने हमें क्या बताया था इसके बारे में, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि आप उन सारे जितने भी ऑफिसर्स होंगे पहली बार देखेंगे ड्रेस में, उससे पहले आपको वो कभी भी ड्रेस में नहीं दिखेंगे। तो आप स्टार्स देखते हैं ना, आपको एक डर लग जाता है। इधर 4 बैठे हैं, इधर सामने 2 बैठे हैं, सब वर्दी में हैं विद द स्टार्स ऑफ देयर शोल्डर। सब एंट्री की तो सर ने हमें बता रखा था आपको देखना ही नहीं है किधर, जो आपसे सामने बात कर रहे हो उससे बात करनी है। अगर आप बात कर रहे हो मैं आपसे बात करूँगा। आई डोंट नो कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको आवाज़, इतना साइलेंट कमरा होता है, आपको आवाज़ आएगी उनकी पेन की कॉपी लिखने की, डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, बट योर फोकस शुड बी रिमेन ऑन दिस ओनली 1 पर्सन जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आंसर दीजिए। ये तो क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे। मैंने कहा नो सर, दे रही नो सजेशन। तो आई थिंक सभी लोग यही सजेशन करते हैं कि यार नहीं, सजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम सजेशन नहीं सजेस्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपनी कोई 2 चीज़ें बताओ जो यहाँ से सीख के जा रहे हो। मैंने कहा सर एक तो डिसिप्लिन, तो तुम तो कह रहे थे इंटरव्यू में डिसिप्लिन ऑलरेडी। मैंने कहा सर मैं यहाँ से 2 स्टेप आगे की डिसिप्लिन सीखी हूँ, 1 स्टेप आगे की सीखी हूँ। मैं जितना था यहाँ से वो देखा कि यहाँ पे एक प्रॉपर टाइम है आपका खाना खाने का। हम घर पे रहते हैं, हमारा नहीं है, तब मन किया तब खा लेते हैं। हेयर इज़ योर प्रॉपर टाइम फॉर द योर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ओके। देयर इज़ द प्रॉपर टाइम ऑफ योर बाथ, देयर इज़ द प्रॉपर टाइम ऑफ द टास्क कि आपको ये टास्क करने हैं। तो ये एक डिसिप्लिन था कहीं ना कहीं, आपको किस वे में जाना है, किस तरीके से रोड पे चलना है, ये था। दूसरी चीज़ आपने मज़ा के अंदाज में पूछी क्या, तो मैंने कभी शेव नहीं किया था, यहाँ के डेली 5 दिन शेव किया हूँ। तो बोले ठीक है, तो उनको लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये सीरियस नहीं ले रहा है उस चीज़ को, एंड मज़े में ये अपनी प्रॉब्लम को ही मज़े में सॉल्व कर सकता है। तो कॉन्फ्रेंस में भी एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि अगर आपकी कॉन्फ्रेंस 20 मिनट चली तो यू आर अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, शॉर्ट रिकमेंडेशन होगा। अगर जल्दी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तो शायद आप उतने अच्छे कैंडिडेट नहीं। तो इज़ इट ट्रू? ऐसा माना जाता है कि ये आपके जो नंबर देने के बाद भी कुछ नंबर रह जाते हैं जिनमें से आपको जज करना होता है। GTO सर, इंटरव्यूअर सर एंड आपके साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जज करते हैं। अगर उनको लगता है कि मैंने अभी आपको बताया मनसा वाचा कर्मणा, SSB इज़ ऑल अबाउट दीज 3 पोर्शन। आप क्या लिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपने क्या एक्शन GTO में किया, तीनों आपके अगर सेम मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, वो तीनों बैठे हुए हैं, तीनों कह रहे हैं, तो यहाँ पे वही आता है कि आप प्रोसेस को समझें, फेक ना बने। अगर आप फेक बन के आए होगे ना, तो आपने लिखा तो फेक वाला ही होगा, कर आप अपनी रहे हो, बोल आप अपनी रहे हो, तो वहाँ आपके वो एक्शंस मैच नहीं कर रहे, तो वहाँ पे फिर आपका डिस्कशन होगा ही नहीं। डिस्कशन वहाँ होता है, टाइम वहाँ लगता है जहाँ वो देखें कि हाँ बच्चे के अंदर OLQs तो हैं, चिंगारी है, इसको आग बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको बुलाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो उनके आपस के होते हैं वो पूछते हैं, इसलिए डिस्कशन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्कशन हो रहा है तो रिकमेंड हो ही जाऊँगा। मान लीजिए उन्होंने डिस्कशन किया 15 मिनट कि ठीक है बच्चे में लग रहा है डेडिकेशन है या फिर OLQs हैं, टेस्ट करते हैं। वहाँ से आके उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया सामने बैठ के, ओके टेल मी अबाउट दिस एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट वन। तो इसका मतलब ये नहीं, फिर तो कह देंगे यार यही चीज़ हमने आपने इंटरव्यू में पूछा था, आपके एक्शंस ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो फेकनेस है। तो प्रोसेस पे ये है। अच्छा, तो अब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू मतलब कॉन्फ्रेंस के एंड में आपको रिजल्ट सुनाया जाता है। तो बिल्कुल, तो उस मोमेंट के उसके बाद 12 बच्चों की आई थी एंड अभी बच्चे थे, कैंडिडेट्स बचे थे जिनका चल रहा था कॉन्फ्रेंस। तो हमसे बोला गया ठीक है आप जाके लंच ले लीजिए। और तो अभी तो हमको पता था कि अगर नहीं होना है तो भाई लंच तो खाना है, तो अब तो खाना, जबकि मन नहीं कर रहा था। मन नहीं करेगा आपका जब तक रिजल्ट नहीं खाना है, ठीक है, खाया, बैग लेके आ गए। उसके बाद सर आते हैं हाथ में फाइल लिए हुए, तो 20 मिनट तक वही चलता है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। अगर आप 5 दिन लड़े हो किसी चीज़ के लिए एंड एट द लास्ट यू जस्ट गॉट इन्फॉर्मेशन दैट यू आर नॉट सेलेक्टेड, वहाँ से आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो वहाँ पे उन्होंने बताया नहीं होना है, और बहुत सारे एग्जांपल दिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का और सर अमिताभ बच्चन सर का, शाहरुख खान सर का, कि ये भी नहीं हो पाए थे कि आप लाइफ में कुछ और कीजिएगा। उसके बाद जब रिजल्ट बताते हैं कि चेस्ट नंबर 8 यू आर रिकमेंडेड, प्लीज़ कम दिस साइड। चेस्ट नंबर 9 मैं पहली बार में सुना नहीं था, खोया हुआ था ख्याल में। चेस्ट नंबर 9 मैंने कहा जी सर प्लीज़ कम दिस साइड।
तो हम 8 बंदे रिकमेंड हुए थे, तो वो जो 5 कदम का जो सफ़र था उसमें अपने 6 अटेम्प्ट याद आ गए। सब फ्लैश बैक आ गया बिल्कुल कि क्या किया था क्या नहीं किया था। ओके, नाउ आई एम गेटिंग सम बेनिफिट ऑफ दोज नाइट्स जो मैंने बिना सोई गुजार दी। ये था। तो यहाँ पे मतलब आप फाइनली रिकमेंडेड हैं और आपका मेडिकल हो चुका है? जी, मेडिकल मेरा फिट, आई एम मेडिकल फिट। तो अभी जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएसबी की, उनको 2-3 शब्दों में या 2-3 लाइनों में आप क्या एक टिप देना चाहेंगे कि क्या है? सबसे पहले तो आपने अगर लक्ष्य बनाया है, मान लीजिए आपका एम है एसएसबी, तो आप फेक मत बनिए, क्योंकि वो पकड़ लेंगे। वो कितने क्वालिफाइड बैठे हैं आपको पता भी नहीं है, तो वो आपको पकड़ लेंगे। फेक तो बनना ही नहीं, नेचुरल रहना है। अगर फेक बन के ही वहाँ जाना होता ना, कितने IITians हैं, कितने टॉपर्स हैं, वो चले जाते, उनको सेलेक्ट कर लेते। बट दे जस्ट वॉन्ट कि हमारे पास एक नेचुरल बंदा है, उसके अंदर ये एबिलिटीज़ हों, क्वालिटीज़ हों, बड़ा वो खुद देंगे आपको। ट्रेनिंग में वो इतना परिपक्व कर देंगे कि आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आप बेसिक अपना मजबूत कीजिए हर चीज़ के लिए। अपना एक पर्सपेक्टिव, नज़रिया अलग रखिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ये नहीं भेड़ चाल नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है ये सही है तो यही सही है, लेकिन फैक्चुअल को सही होना भी चाहिए। ये नहीं आपको गलत भी सही लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके थिंकिंग एबिलिटी, माइंडसेट में प्रॉब्लम है। और बच्चे प्रिपेयर कैसे करें? बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे भी 10 लोग 10 अलग चीज़ें बता रहे हैं, तो कैसे प्रिपेयर करें? बिल्कुल, पूरे एसएसबी में मैंने आपको यही बताया कि आपको फेक नहीं बनना है। आपने अगर एनडीए क्लियर किया है, आपने सीडीएस क्लियर किया है, तो यू आर मैच्योर कि आपको ये पता चले कि कौन मुझे फेक बना रहा है, कौन मुझे प्रोसेस बता रहा है, कौन मुझे नेचुरल बता रहा है। अगर मान लो मैं ही कल ट्यूशन देने लगूँ कि ठीक है ये स्टोरी है, इसकी 10 स्टोरी मैंने बना रखी है पीपीटी, इनमें से ही रट लो और आ जाए तो यही लिख देना, तो आप क्या एक लिमिटेड सोर्स तक रह जाएंगे। लेकिन मैंने केवल प्रोसेस बताया, सर ने प्रोसेस बताया कि ठीक है ये पीपीटी है, आपको कैसे लिखना है बताया कि एक्शन ये होना चाहिए, इसका एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसका आपने कैसे आउटकम निकाला, ठीक है, उसके बाद क्या आउटकम रहा, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो वो एक जो तरीका आपको याद होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने स्टोरी याद कर ली, उसके बाद आप अपनी मेंटेलिटी से उस तरीके को क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से राइट गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। गाइडेंस राइट, और वो फेक ना हो। वो मुझे देखने को मिला ब्रेक थ्रू पॉइंट कि क्योंकि सर भी मैंने अभी आपको बताया आर्मी से, तो उन्होंने हमें केवल प्रोसेस बताया। ओके, हम गलतियाँ कर रहे हैं वो बता रहे हैं, बट हमें फेक नहीं बना रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात। और एक बार आप इन्हें बताना चाहेंगे कि 5 दिन मेरे ख्याल से ये एक डेवलपमेंट, एक बेसिकली एक मिनी कोर्स है कि आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है 5 दिन के एसएसबी में। तो बहुत सारी यादें आपसे जुड़ती हैं, तो कुछ ऐसा इंसिडेंस आपको याद है एसएसबी का? एसएसबी का इंसिडेंट था क्योंकि हमारा बेंगलोर में था, तो हम घूमने गए थे दोस्तों के साथ बाहर, एंजॉय किया था। अपने सब लोग अकोमोडेशन में रहते थे, तो रात में मस्ती किया करते थे क्योंकि सुबह टास्क है तो टेंशन लेते नहीं थे। लेकिन वहाँ पे भी थे 2-3 पढ़ाकू बच्चे जो किताब लेके बैठे हैं, पढ़े हैं कि कल मेरा इंटरव्यू हो। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा करना चाहिए, बट बाकी सबका अपना अपना माइंडसेट है। बट मेरे हिसाब से ये शो करता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपका कल इंटरव्यू आप आज पढ़ रहे हो, उसका मतलब आपका मन कह रहा है कि यस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय हुआ, और जो 5 दिन हैं वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप भी करते हैं। आप अगर जाएंगे ना वहाँ कुछ ना कुछ सीख के ही आएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अक्षित शर्मा, और इन्होंने अपना एसएसबी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। और बहुत सारी चीज़ें, मेरे को लगता है हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। बहुत सारे जो मिथ फैले हुए हैं एसएसबी के रिगार्डिंग, वो हमने कवर करने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच।